हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में से आधुनिक भारत के इतिहास में पार्ट 2 देखेंगे, जो कि ये वीडियो लेक्चर आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जामिनेशन के लिए जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला, जो कि 2018 में हुआ था, नियमितता के कारण उसको कैंसिल करके फिर दोबारा से किया जा रहा है 2022 में। तो वीडियो के लिए तो ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल है ही, साथ ही आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी पेट 2022 के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो लेक्चर पर शुरुआत करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तब तक से चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को तय किया गया था देना? तो 89% भाग। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का 89% भू राजस्व राज्य को देना तय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? तो ये डेविड हेयर ने की। किसने की? डेविड हेयर ने की। बैप्टिस्ट, ठीक है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुरतरई के नाम से भी जाना गया। यह श्री रामपुर स्थित है, तो श्री रामपुरतरई के नाम से, तो ये श्री रामपुरतरई बंगाल में स्थित है। ठीक है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। तो पहली आधुनिक पटसन मिल रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? तो आरसी दत्त का यह कथन है। ठीक है, तो भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन आरसी दत्त का था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के
अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो भीषणतम अकाल 1942-43 में बंगाल में पड़ा। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो 1925 में आरंभ हुआ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कति पावत कति नहीं है, कृति है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कृति। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, यहाँ पे पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपहंस सिद्धांत ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ था। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग का उद्देश्य था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था, तो वो था अवध कमर्शियल बैंक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। मेन कारण इसका यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अनौद्योगिकीकरण मीन्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राकु औद्योगिकीकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी 1800 से 1850। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है?
कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो विलियम बेंटिक ने ऐसा टिप्पणी किया था। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? तो कार्ल मार्क्स ने रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हाश हो गया। यह किसने कहा? यह बुकानन ने कहा। किसने कहा? बुकानन ने। क्वेश्चन नंबर 37। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो 1913 में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने अधिक लाभ प्राप्त किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 ईस्वी में। अठारहवीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। तो सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बात है। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? तो वो था चाय। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फार्मिंग कोड, ठीक है, फार्मिंग कोड कब पारित किया? 1833 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास का। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन 1916 ईस्वी में हुआ। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, यह किसके बीच थी? कलकत्ता से आगरा के बीच में। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के समय। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं, 59 पे। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 में चालू की गई थी। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी को। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे उपयुक्त सभी। ये तो घटना चक्र का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 ईस्वी में आरंभ हुई। भारत में रेलवे के निर्माण का कारण थे? हमारी पद्धति का बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? जॉन सुलिवान का। किसका है? जॉन सुलिवान का। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। – 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष एम विश्वेश्वरैया थे। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। तो 1925 सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष एम विश्वेश्वरैया थे। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड नीति भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस वीडियो लेक्चर के। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो वो कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, CIP। कौन था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगता हो तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।